तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह के कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज कैसे करते हैं। तो ये कटर है और मुख्य समस्या जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इस हिंज में खून और टिश्यू जमा हो जाते हैं और अगर इस हिंज या जोड़ को अच्छी तरह से साफ नहीं किया गया तो यहाँ जंग और कचरा जमा हो जाता है और इससे इस इंस्ट्रूमेंट की उम्र कम हो जाती है और ये आसानी से टूट सकता है। तो सर्जरी पूरी होने के बाद फिर से उसी सिद्धांत का उपयोग करें। सबसे पहले आप सेवलॉन का घोल लें और इसे वर्किंग चैनल्स के माध्यम से अच्छी तरह से फ्लश करें। इसके साबुन जैसे स्वभाव के कारण इसके उपयोग से जमा हुए कचरे को साफ करना काफी ज्यादा सरल और आसान हो जाता है। दिखने वाले किसी भी बाहरी कचरे को मोटे तौर पर पोंछने के लिए सेवलॉन का उपयोग करें और आप उस सेवलॉन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके साबुन जैसे विशेष स्वभाव के कारण इसके ऊपर जमा हुए कचरे से पूरी तरह छुटकारा पाना बहुत ही मददगार साबित होता है। फिर अंत में इस साबुन वाले सेवलॉन को हटाने के लिए साफ और शुद्ध नॉर्मल सलाइन का अच्छी तरह से उपयोग करें। और भी मेडिकल जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, हमें आपके लिए वीडियो बनाकर खुशी होगी। मैं हूं डॉक्टर वरुण अग्रवाल, एडवांस्ड रोबोटिक्स और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी विशेषज्ञ। इसे इरिगेशन चैनल से जोड़ना और किसी भी अतिरिक्त सेवलॉन को फ्लश करना याद रखें। किनारों को साफ करने के लिए हम एक साधारण टूथब्रश का उपयोग कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जोड़ साफ है, हम एक छोटे टूथब्रश का उपयोग कर सकते हैं और जमा हुए किसी भी कचरे को निकाल सकते हैं। तो जल्दी से सुखाने के बाद हम सभी इंस्ट्रूमेंट्स को एक एंजाइमेटिक घोल में रख सकते हैं। ये एंजाइमेटिक घोल जो अंदर मौजूद किसी भी सूक्ष्म कचरे को साफ कर सकता है। इसकी अवधि लगभग 8 से 10 मिनट है, जो इस पर निर्भर करती है कि आप किस घोल का उपयोग कर रहे हैं और उस घोल के लिए निर्माता की सिफारिश क्या है। तो उसी के अनुसार इसका पालन करें। तो इसे फिर से बाहर निकालने के बाद हम इसे नॉर्मल सलाइन से फ्लश करते हैं ताकि ये एंजाइम आदि इसे फ्लश करने के बाद इंस्ट्रूमेंट से हट जाए। हम इंस्ट्रूमेंट को सुखाने के लिए एयर गन का उपयोग करके इसे इरिगेशन चैनल से जोड़ें और आप देख सकते हैं कि कितना नमी हमें अंदर मिलती है। इस इंस्ट्रूमेंट के ल्यूमेन को बाहर निकाला जाता है और इस हिंज को भी सुखाने की जरूरत है। इस हिंज को भी अच्छी तरह सुखाने की जरूरत है। इंस्ट्रूमेंट को सुखाने के बाद कुछ लोग हाई पावर्ड हेयर ड्रायर का भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि गर्म हवा से ये इंस्ट्रूमेंट को सुखा देता है। और इसके लिए आप साफ और सूखे गौज के टुकड़ों या फिर सूखे मॉप का इस्तेमाल करें। अंत में सतह पर मौजूद बची हुई अतिरिक्त नमी को अच्छी तरह पोंछकर पूरी तरह हटा दें। तो इस सफाई और सुखाने के बाद हमें इस इंस्ट्रूमेंट के अंदरूनी हिस्सों और हिंज के उचित लुब्रिकेशन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो ये एक लुब्रिकेंट है जो मेडिकल ग्रेड का है, जो एक मेडिकल ग्रेड लुब्रिकेंट है। और हमारे पास एक शंक्वाकार टिप वाला कैप है जिसका उपयोग इन कोनों तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। और आप इन मजबूत कब्जों पर विशेष रूप से ध्यान दें जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जिनमें नमी और कचरा जमा होने की संभावना होती है और जंग लगना शुरू हो जाता है। तो सुखाने के बाद आप इसे इस तरह से हल्का लुब्रिकेट कर सकते हैं। कब्जे वाले हिस्से को फिर से इस तरह व्यवस्थित करें। इसे इरिगेशन चैनल से पूरी तरह से जोड़ दें और इसे तब तक अच्छी तरह फ्लश करें जब तक आप टिप से लुब्रिकेंट को बाहर निकलते हुए स्पष्ट रूप से देख ना लें। तो इसका मतलब है कि अब पूरे शाफ्ट और कब्जों में लुब्रिकेंट लग गया है। और फिर इसे कुछ बार अच्छी तरह से हिलाना सुनिश्चित करें ताकि पूरा लुब्रिकेंट पूरी तरह से और समान रूप से हर जगह फैल जाए। और एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद एक साफ और पूरी तरह से सूखी हुई चीज या एक सूखा मॉप लें और अतिरिक्त लुब्रिकेंट को हटाने के लिए पूरे उपकरण को अच्छी तरह से रगड़कर पोंछ लें। तो एक बार ये लुब्रिकेशन हो जाने के बाद अब आप इसे स्टरलाइजेशन के लिए भेज सकते हैं।